हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू पेंडलम ईडीयू। पेंडलम ईडीयू पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स ऑफ 8 दिसंबर 2020। तो गाइस जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करिए। साथ ही आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप ये करंट अफेयर्स जाकर pendulumvideo.com पर पढ़ सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं, क्विजेस भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और आज हम रिवीजन कुछ अलग तरीके से करेंगे। हम रिवीजन में जो प्रीवियस डे के क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे एंड उससे रिलेटेड फिर जो न्यूज़ है उसको भी हम डिस्कस करेंगे एंड देन हम आज की न्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन नेम्ड एज टाइम किड ऑफ द ईयर 2020। इनमें से किसे 2020 में टाइम किड ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? पलाश कुमार, गीतांजलि राव, रंजन शंकर नारायण एंड सिद्धेश कामत। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि गीतांजलि राव को इस बार फर्स्ट एवर टाइम किड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया है। उनके एक्सेप्शनल वर्क के लिए उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। जैसे उन्होंने एक ऐप डेवलप किया जिसका नाम तेथियस था, जिससे पानी में शीशे की जो मात्रा है वो निकाल सकते हैं, लेड कंटामिनेशन को डिटेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा साइबर बुलिंग के लिए उन्होंने एक ऐप डेवलप की है काइंडली। ठीक है, तो ये न्यूज़ थी इससे रिलेटेड। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस हैज सेलिब्रेटेड इट्स डैश फाउंडेशन डे ऑन 4 दिसंबर। राजस्व आसूचना निदेशालय ने 4 दिसंबर 2020 को अपना डैश स्थापना दिवस मनाया है। 63rd, 72nd, 42nd एंड 75th। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है, यानी कि 63rd। और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो है ये कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। एंड अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें तो ये जो है कस्टम्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, CBIC के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, और इसकी जो स्टैब्लिशमेंट थी, इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1957 में, 4 दिसंबर 1957। इसीलिए इसका जो इस बार फाउंडेशन डे है वो 63rd रहा है इन द ईयर 2020। और एंटी स्मगलिंग और इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन की ये एपेक्स बॉडी है। जो भी केसेस होते हैं, चाहे वो स्मगलिंग ऑफ आर्म्स से रिलेटेड हो, ठीक है, जो हथियार होते हैं उनकी तस्करी हो, चाहे ड्रग ट्रैफिकिंग हो, या फिर जो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस होते हैं, या फिर गोल्ड क्या स्मगलिंग हो, या फिर जो नकली नोट होते हैं, फेक करेंसी का जो स्मगलिंग होता है, जाली नोट जो भेजे जाते हैं बॉर्डर पार से, सो चाहे उनका हो, चाहे वाइल्ड लाइफ आइटम्स की स्मगलिंग हो, उससे रिलेटेड जो भी केसेस होते हैं वो ये देखता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट पासिक्स नेवल एक्सरसाइज। तो हाल ही में न्यूज़ में ये था कि इंडियन नेवी और रशियन फेडरेशन नेवी ने पासिक्स नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट की थी ईस्टर्न इंडियन ओशन में 4 to 5 दिसंबर को। एंड इससे पहले इंडियन नेवी ने सेम तरह की जो पैसेज एक्सरसाइज है वो ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ कंडक्ट की थी सितंबर 2020 में। इसके अलावा इंदिरा एक्सरसाइज जो है ये अगस्त 2020 में हेल्ड हुई थी बिटवीन इंडिया एंड इंडियन नेवी एंड रशियन नेवी। सो ये भी इम्पॉर्टेंट है इंदिरा एक्सरसाइज। सो यहाँ पे क्योंकि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा और हमने साथ में न्यूज़ भी कवर कर ली है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज वर्ल्ड सॉइल डे। तो वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है? सो वर्ल्ड सॉइल डे जो है ये 5 दिसंबर को हर वर्ष मनाया जाता है और इसका मेन एम यही है कि सॉइल का क्या महत्व है जीवन के लिए और बायोडाइवर्सिटी के लिए कितने इम्पॉर्टेंट है सॉइल, उसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए दिवस मनाया जाता है। सो आप सभी जानते हैं कि सॉइल कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना 1/4 जो बायोडाइवर्सिटी है उसको सॉइल सपोर्ट करता है, फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वर्ष इसकी थीम थी कीप सॉइल अलाइव, प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज दिनेश्वर शर्मा का हाल ही में निधन हो गया। वे किस यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर थे? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो वो लक्षद्वीप के जो है एडमिनिस्ट्रेटर थे।
और दिनेश्वर शर्मा की हम बात करें तो वो आईपीएस उन्होंने ज्वाइन किया था 1979 में, इंडियन पुलिस सर्विस उन्होंने ज्वाइन किया था। इसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो के आईबी के वो चीफ भी बने थे 2014 में, काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने काम किया। 2017 में उनको जम्मू एंड कश्मीर में इंटरलॉक्यूटर, ठीक है, बातचीत करने के लिए उनको एक माध्यमिक के तौर पर जो है अपॉइंट किया गया था 2017 में। इसके अलावा उनको प्रेसिडेंट पुलिस मेडल और इंडियन पुलिस मेडल से भी जो है नवाजा गया था उनके एक्सेप्शनल वर्क के लिए। नेक्स्ट है, वाइस प्रेसिडेंट हैज रिलीज्ड अ कोमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प इन द ऑनर ऑफ विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। उपराष्ट्रपति ने किस पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में स्मारक जो डाक टिकट है वो जारी किया है? आई.के. गुजराल, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी एंड वीपी सिंह। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है, यानी कि आई.के. गुजराल। आई.के. गुजराल जो है ये भारत के 12th प्राइम मिनिस्टर थे। इन्होंने अप्रैल 1997 से लेकर मार्च 1998 तक इन्होंने सर्व किया एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एंड उन्होंने कुछ और इम्पॉर्टेंट पोस्ट पे भी सर्व किया, जैसे वो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भी रहे। 4 दिसंबर को इनकी 101st 4 दिसंबर 2020 को इनकी 101st बर्थ एनिवर्सरी थी, जिसके ओकेजन पे ये पोस्टेज स्टैम्प रिलीज किया गया। एंड ये अपने गुजराल डॉक्ट्रिन के लिए काफ़ी फेमस है। गुजराल डॉक्ट्रिन में इन्होंने 5 प्रिंसिपल्स दिए कि कैसे हम अपने जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, इसमें से पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो क्वेश्चन है कि डिप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी की एक नई पोस्ट क्रिएट की गई है फॉर मिलिट्री ऑपरेशन एंड प्लानिंग। सो जो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस हैं और जो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस हैं वो डिप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी को रिपोर्ट करेंगे, ये कथन बिल्कुल सही है। इसके अलावा ये जो डिप्यूटी चीफ होंगे ये सिंगल पॉइंट एडवाइस होंगे वाइस चीफ ऑफ आर्मी को, जो भी ऑपरेशनल इश्यूज है उस पर उनको वो एडवाइस करेंगे। और ये 3rd पोस्ट होगी डिप्यूटी चीफ की आर्मी में। और इसके अलावा जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं परमजीत सिंह, इनको अपॉइंट किया जाएगा एज द फर्स्ट डिप्यूटी चीफ आर्मी स्टाफ स्ट्रैटेजी, ठीक है। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसको अपॉइंट किया गया है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ये आपको पता होना चाहिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसको अपॉइंट किया गया है? फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये काफी चर्चा में था। सो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है करेंटली इंडिया में? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। ये क्वेश्चन आ भी चुका है, अभी जो एसएससी के एग्जाम्स हुए थे उसमें पूछा गया था, तो हो सकता है एनटीपीसी के एग्जाम में भी पूछ लिया जाए। इसके अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसको अपॉइंट किया गया है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसको अपॉइंट किया गया है? यहाँ लिख लेते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? ये नई पोस्ट क्रिएट हुई है, जनरल बिपिन रावत है, ठीक है। चलिए, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक हैज वन द पेन हेजल टिल्टमैन प्राइज फॉर हिस्ट्री इन 2020? सो किसको ये प्राइज मिला है इतिहास में? टाइम सॉन्ग सर्चिंग फॉर डॉगरलैंड, द पेशेंट असैसिन, A True Tale of Massacre, Revenge and the Raj, Imperial Intimacies, A Tale of Two Island। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये बुक जो है ये अनीता आनंद के द्वारा लिखी गई है। अनीता आनंद जो है ये ब्रिटिश इंडियन ऑथर है। शी इज ब्रिटिश इंडियन ऑथर। इनको ये अवार्ड दिया गया है पेन हेसल टिल्टमैन प्राइज फॉर हिस्ट्री। और ये जो बुक है आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये मैसेक्रे, रिवेंज और राज की बात है। तो यहाँ पर बेसिकली जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था, सो अमृतसर में। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये बुक लिखी गई है। और ये जो अवार्ड है पेन हेसल टिल्टमैन प्राइज फॉर हिस्ट्री, ये नॉन फिक्शन बुक के लिए दिया जाता है जिसमें हिस्टोरिकल कंटेंट होता है। और इसका जो अमाउंट है, विनिंग अमाउंट, वो 2000 पाउंड्स है,
ठीक है, और ये इंग्लिश पेन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके अलावा जो ये बुक थी, फर्स्ट बुक जो है टाइम सॉन्ग सर्चिंग फॉर डॉगरलैंड और इम्पीरियल इंटीमेसीज अ टेल ऑफ टू आइलैंड, ये भी शॉर्टलिस्ट हुई थी इस प्राइज के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रिसेंटली अप्रूव किया है 190 मिलियन लोन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन डैश। एशियाई विकास बैंक ने डैश में बिजली वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 190 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है। बेंगलुरु, चेन्नई, लखनऊ एंड भोपाल, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेंगलुरु। सो बेंगलुरु को जो है यहाँ पर सॉवरेन और नॉन सॉवरेन लोन दिया गया है। 100 मिलियन का सॉवरेन लोन है और 90 मिलियन का नॉन सॉवरेन लोन है। और ये जो इस टाइप का लोन है ये पहली बार दिया जा रहा है पायलट बेसिस पे, और ये लोन अप्रूव हुआ है बेंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड को। एडीबी की बात करें हम, एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो 1966 में फॉर्म हुआ था। इसके अलावा इसमें एक जो है प्रेसिडेंट होते हैं। सो करंट प्रेसिडेंट हैं इसके मसत्सुगु असाकावा, ठीक है। एंड इसमें 6 जो है वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जिसमें से एक अशोक लवासा जो है वो रिसेंटली बने हैं। अशोक लवासा इसके वाइस प्रेसिडेंट है, वन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। एंड ये एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है। दिस इज अ रीजनल डेवलपमेंट बैंक, और इसमें जो मैक्सिमम मेंबर्स हैं वो एशिया पैसिफिक रीजन से हैं, और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं ये मंडलयोंग फिलीपींस में लोकेटेड है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज हु हैज बीन अवॉर्डेड डीआरआई उत्कृष्ट सेवा सम्मान 2020। डीआरआई उत्कृष्ट सेवा सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? निजामुद्दीन, टीएस, सुमर सेन, बी शंकरन एंड अरुणेश चंद्र। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बी शंकरन। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि डीआरआई यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस का 63rd फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया, और इस डे पर जो है ब्रेवरी अवार्ड्स और जो डीआरआई उत्कृष्ट सेवा सम्मान अवार्ड है ये दिया गया। ब्रेवरी अवार्ड निजामुद्दीन, टीएस और सुमर सेन को दिया गया है। इसके अलावा बी शंकरन को डीआरआई उत्कृष्ट सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके अलावा जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, इन्होंने स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2019-20 को भी रिलीज किया, जिसमें बताया गया है कि भारत में जो है बहुत सारा गोल्ड जो है अराउंड 120 kg जो गोल्ड है ये स्मगल हुआ है ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन 2019-20, जो 15 से 17% है टोटल हमारी नेशनल जो एनुअल डिमांड होती है उसका, ठीक है। इसके अलावा ये जो स्मगलिंग है ये मैक्सिमम यूएई से हुई है, और दैट टू थ्रू एयरपोर्ट। इसके अलावा जो सीजर्स किए गए हैं ड्रग्स के, उसमें सबसे ज़्यादा चरस और गांजा इसका हुआ है सीजर, करीब 34,000 किलो ये सीज हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जो ओपीएम है, काफ़ी ओपीएम भी सीज हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें फेक करेंसी नोट्स की हम बात करें, नकली नोट की, तो ये काफ़ी पैसा जो है करीब 64 लाख जो है ये नकली नोट पकड़ा गया है, और ये भी आपका बांग्लादेश और जो नेपाल का बॉर्डर है वहाँ से ये मैक्सिमम आते हैं। तो इस तरह की पूरी जो चीज़ें हैं ये सब यहाँ पे दी हुई हैं इस रिपोर्ट में, और कैसा भारत का स्ट्रक्चर है टू हैंडल दिस स्मगलिंग इन इंडिया, कैसे नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये चीज़ें थ्रेट है, वो सब इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। तो चलिए हमने पिछले डे के सारे न्यूज़ और क्वेश्चंस रिवाइज कर लिए हैं। अब हम जो है आज की न्यूज़ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो द फर्स्ट वन इज महाराष्ट्र विल गेट 10 न्यू कंजर्वेशन रिजर्व्स एंड 1 सेंचुरी। तो जो महाराष्ट्र का वाइल्ड लाइफ बोर्ड है उसने अनाउंस किया है महाराष्ट्र में 10 जो है संरक्षण रिजर्व और एक अभयारण्य जो है वो स्थापित किया जाएगा। इनमें से जो 8 कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं वो महाराष्ट्र के वेस्टर्न पार्ट में स्टैब्लिश किए जाएंगे और 2 विदर्भ क्षेत्र में स्टैब्लिश किए जाएंगे। इसके अलावा जो सेंचुरी है, ये जो कन्हल गांव चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट है उसको एक सेंचुरी के तौर पर अपग्रेड किया जाएगा।
और ये जो अभी डिक्लेयर किए गए हैं कंजर्वेशन एरिया, दिस इज स्प्रेड अबाउट 10,000 किलोमीटर स्क्वायर इन वेस्टर्न महाराष्ट्र एंड विदर्भ। और दिस, अब अगर हम बात करें भारत में कितने कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं, तो टोटल 88 कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं भारत में, 88 संरक्षण रिजर्व हैं। और भारत की जो नेशनल पार्क्स हैं, उन नेशनल पार्क्स की पूरी जो लिस्ट है ये वेबसाइट पर अवेलेबल है। मैं इसको लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, आप उसको जाके पूरा पढ़ सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन सा मेजर नेशनल पार्क लोकेटेड है। इससे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं एग्जाम्स में। कंजर्वेशन रिजर्व्स की हम बात करें तो ये प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जो बफर जोन की तरह काम करते हैं बिटवीन नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। तो ये संरक्षित क्षेत्र हैं जो स्थापित राष्ट्रीय उद्यानों, वन जीव अभयारण्यों और भारत के आरक्षित और संरक्षित जंगलों के बीच बफर जोन के रूप में कार्य करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोई नेशनल पार्क है और इसके चारों तरफ मैंने एक कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो डिक्लेयर कर दिया है, और यहाँ पे जो जनरल पब्लिक का जो रहने का स्थान है, तो ये दोनों रीजन के बीच में जो ये आपका सेटलमेंट रीजन है और जो नेशनल पार्क है, जैसे उसके बीच में एक बफर जोन की तरह काम करेगा। ठीक है, मतलब डायरेक्टली यहाँ पे कोई एंटर नहीं कर पाएगा। ठीक है, मतलब ये एरिया ज़्यादा आपका प्रोटेक्टेड रहेगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की हम बात करें तो ये प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ एनिमल्स जो हैं वो रहते हैं, वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, सेफ रहते हैं अपने नेचुरल हैबिटेट्स में। ठीक है, वहीं अगर हम जू की बात करें तो वहाँ पे उनको नेचुरल हैबिटेट नहीं होता है, वो आर्टिफिशियल हैबिटेट होता है, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वो नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं। टोटल भारत में 553 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। अब आते हैं महाराष्ट्र की बात करते हैं। तो महाराष्ट्र में जो संरक्षित क्षेत्र हैं, जो प्रोटेक्टेड एरिया है, देखिए प्रोटेक्टेड एरिया में आपका नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व्स ये सभी आते हैं। सो अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो इसमें टोटल 6 नेशनल पार्क हैं, जिसमें चंदोली नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क और तड़ोबा नेशनल पार्क लोकेटेड है। इसके अलावा महाराष्ट्र में 41 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और साथ साथ 4 जो है वो टाइगर रिजर्व्स हैं, जो मेलघाट अमरावती, टोडोबा अंधारी चंद्रापुर, पेंच नागपुर और सह्याद्री कोल्हापुर और सांगली में लोकेटेड है। सो क्वेश्चन आपके लिए, रिसेंटली विच स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड हैज अनाउंस्ड दैट इट विल सेट अप 10 न्यू कंजर्वेशन रिजर्व्स एंड 1 सेंचुरी। हाल ही में किस राज्य वन्य जीव बोर्ड ने घोषणा की है कि वह 10 नए संरक्षण रिजर्व और एक अभयारण्य स्थापित करेगा? ओडिशा, केरला, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताइए। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज महाराष्ट्र। अगली न्यूज है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। ये हर वर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है ताकि सिविल एविएशन की जो इम्पोर्टेंस है सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, उसको जागरूक करने के लिए ये मनाया जाता है। इसके अलावा ICAO का क्या रोल है कनेक्टिविटी को प्रमोट करने में, उसको भी ये हाईलाइट करता है। 1994 में इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था, क्योंकि जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है उसने एक कन्वेंशन पे हस्ताक्षर किए थे, उसके 50 साल पूरे हो गए थे, उसी के उपलक्ष्य में ये दिवस जो है वो इस्टेब्लिश किया गया। 2020 की थीम है एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट, और कुछ सालों तक यही थीम रहेगी। ICAO की हम बात करें तो ये एक UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो 1944 में इस्टेब्लिश हुई थी ताकि शिकागो कन्वेंशन के जो भी प्रशासन है उसके प्रबंधन को किया जा सके। इसके हेडक्वार्टर्स मॉन्ट्रियल, कनाडा में लोकेटेड है। इसके स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स में है एनहांसिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इंक्रीजिंग कैपेसिटी ऑफ ग्लोबल सिविल एविएशन सिस्टम, यानी कि जो सुरक्षा है उसको बढ़ावा देना है, वैश्विक नागरिक उड्डयन प्रणाली की क्षमता को बढ़ाना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। इसके साथ साथ जो एडवर्स इम्पैक्ट है सिविल एविएशन एक्टिविटीज़ के, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके वजह से पोल्यूशन होता है, एनवायरनमेंट के लिए कुछ ना कुछ उसका इम्पैक्ट रहता है, तो उस इम्पैक्ट को कम से कम करने के लिए भी ये जो है लगातार प्रयास करता है। सो क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इंटरनेशनल सिविल एविएशन
डे, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 5 दिसंबर, ये हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है। द थीम ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे इज एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस 2020 का थीम ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट के लिए एडवांसिंग इनोवेशन है। सो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 एंड नन ऑफ द अबव। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज 2 ओनली, क्योंकि ये 5 दिसंबर को नहीं 7 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बांग्लादेश ने अपना पहला पीटीए एग्रीमेंट दैट इज प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट भूटान के साथ साइन किया है आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस इन 1971, और ये उसका पहला पीटीए है जो उसने किसी भी कंट्री के साथ साइन किया है। एंड इस वर्ष भूटान और बांग्लादेश की जो डिप्लोमेटिक टाइज है, जो राजनयिक संबंध है, उसकी 50वीं वर्षगांठ पर इसको साइन किया गया है। इससे क्या होगा, कुछ जो गुड्स हैं वो ड्यूटी फ्री फ्लो करेंगे दोनों ही कंट्रीज में। सो इस बार जो पीटीए साइन हुआ है भूटान और बांग्लादेश के बीच में, इसमें 100 बांग्लादेश के ऐसे प्रोडक्ट हैं जो ड्यूटी फ्री जाएंगे और ऐसे ही 34 भूटान के प्रोडक्ट्स हैं जो ड्यूटी फ्री होंगे। अभी तक जो ट्रेड वॉल्यूम है भूटान और बांग्लादेश के बीच में वो करीब करीब $50 मिलियन का है। इसके अलावा बांग्लादेश और कंट्रीज के साथ पीटीए और एफटीए साइन करेगा, जिसमें इंडोनेशिया और नेपाल के साथ समझौता भी शामिल है। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की हम बात करें, अधिमान्य व्यापार समझौता की, तो एक प्रकार का व्यापार समझौता होता है जिसमें सदस्य कुछ उत्पादों के व्यापार पर शुल्क को कम कर देते हैं। जो टैरिफ होता है उसको कुछ प्रोडक्ट्स पे कम कर दिया जाता है। बांग्लादेश की हम बात करें तो ये भारत के ईस्ट में लोकेटेड है ऑन द बे ऑफ बंगाल। इसकी कैपिटल ढाका है और करेंसी बांग्लादेशी टका है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे शेख हसीना है और साउथ एशिया में ये बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का। और ये अपना जो बॉर्डर है इधर वेस्ट बंगाल के साथ शेयर करता है, देन मेघालय के साथ शेयर करता है, असम के साथ शेयर करता है, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ ये शेयर करता है। और भारत अपना सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर शेयर करता है वो बांग्लादेश के साथ ही शेयर करता है। ठीक है, मैक्सिमम बॉर्डर शेयरिंग बांग्लादेश के साथ है कंट्रीज की, अगर हम बात करें नेबरिंग कंट्रीज की। और बांग्लादेश जो अपना बॉर्डर है अगर कंट्रीज के टर्म में देखें तो भारत और म्यांमार के साथ ही अपना बॉर्डर शेयर करता है। और आपने अभी न्यूज में सुना होगा एक टर्म कॉक्स बाजार, ठीक है, और एक आपने सुना होगा भाषान चार आइलैंड। ठीक है, तो ये जो दोनों ही लोकेशन है ये बांग्लादेश में लोकेटेड है। और ये जो रोहिंग्यास का इशू है, रोहिंग्यास के विस्थापन से ये संबंधित है। ठीक है, रोहिंग्यास कौन है? ये म्यांमार में मुस्लिम माइनॉरिटी हैं। ठीक है, दीज आर दी मुस्लिम एथनिक माइनॉरिटीज। ठीक है, जिनको एट्रोसिटीज के कारण म्यांमार में उनको वहाँ से भागना पड़ा और अब ये रिफ्यूजीज की तरह ये इंडिया और बांग्लादेश जैसी नेबरिंग कंट्रीज में रह रहे हैं। क्वेश्चन है आपके लिए, बांग्लादेश हैज साइंड इट्स फर्स्ट प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? बांग्लादेश ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ अपना पहला अधिमान्य व्यापार समझौता किया है? इंडिया, नेपाल, चाइना एंड भूटान। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइए। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि भूटान। नेक्स्ट इज इंडियन आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे जो है ये भी 7 दिसंबर को मनाया जाता है एंड दिस इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर मार्टियर्स एंड सोल्जर्स ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो भारत में शहीदों और भारतीय सशस्त्र बलों के सैनिकों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। 2 दिसंबर को जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा कि जो आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे है ये पूरे दिसंबर भर में मनाया जाएगा और इसको सेंटर, स्टेट और सैनिक बोर्ड के द्वारा गौरव माह की तरह मनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने लोगों से आह्वान भी किया कि आप आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड में कंट्रीब्यूट करिए, जो कि एक्स सर्विसमैन के वेलफेयर के लिए बनाया गया एक फंड है, उनके परिजनों के लिए भी है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे जो है ये 1949 के बाद से मनाया जा रहा है। आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड की हम बात करें तो बलदेव सिंह कमेटी ने इसको 1949 में कॉन्स्टिट्यूट किया था।
1993 में रिलेटेड वेलफेयर फंड्स को भी इसी में कंसोलिडेट करके एक सिंगल आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड बना दिया गया था। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन की केंद्रीय सैनिक बोर्ड के ऊपर है। ये जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो होता है वो केएसबी के पास है, केंद्रीय सैनिक बोर्ड के पास है। ये जो फंड है इसको एक मैनेजिंग कमेटी के द्वारा मैनेज किया जाता है और जो डिफेंस मिनिस्टर है, रक्षा मंत्री जो होते हैं इस कमेटी के चेयरमैन होते हैं और रक्षा राज्य मंत्री जो होते हैं वो इसके वाइस चेयरमैन होते हैं। इसके अलावा 3 सर्विसेज चीफ, डिफेंस सेक्रेटरी, सेक्रेटरी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड अदर सीनियर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ये भी इस कमेटी के मेंबर होते हैं। केंद्रीय सैनिक बोर्ड की हम बात करें तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत कार्य करता है। ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर का एक अटैच्ड ऑफिस है, एक संलग्न कार्यालय है। ये जो भी रीसेटलमेंट या फिर एक्स सर्विसमैन के वेलफेयर से या उसके डिपेंडेंट से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज हैं उनको बनाता है। इसके अलावा इट ऑल्सो फॉर्म्स एंड ऑपरेट्स वेरियस वेलफेयर एंड रिहैबिलिटेशन स्कीम्स फॉर देम। तो उनके लिए जो भी उनके रिहैबिलिटेशन के लिए जो स्कीम्स हैं उनको बनाता है और उनको ऑपरेट भी करता है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड के प्रेसिडेंट कौन होते हैं? रक्षा मंत्री होते हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि केंद्रीय सैनिक बोर्ड के प्रेसिडेंट कौन होते हैं? रक्षा मंत्री होते हैं। या फिर अगर जो आर्म्ड फोर्सेस वेलफेयर जो फ्लैग डे फंड है उसके मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन कौन होते हैं? वो भी रक्षा मंत्री होते हैं। 3 सर्विसेज चीफ, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल, रिटायर्ड मेंबर, रिटायर्ड ऑफिसर्स, लेडीज एंड रिटायर्ड जीसीयूज आर इट्स मेंबर। तो बाकी लोग भी इसके मेंबर्स ये होते हैं केंद्रीय सैनिक बोर्ड के। सो क्वेश्चन है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 7 दिसंबर सिंस डैश। भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस हर साल 7 दिसंबर को डैश के बाद से मनाया जाता है। 1947, 1948, 1949 एंड 1950। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइए। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन सी, दैट इज 1949. Next is government has issued advisory to private channels to follow ASCI guidelines for advertisement. तो अभी हाल ही में एक एडवाइजरी इशू की गई है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा कि प्राइवेट चैनल्स जो हैं ये ASCI गाइडलाइंस को फॉलो करें जो भी वो ऐड होते हैं रिलेटेड टू ऑनलाइन गेम एंड फैंटेसी स्पोर्ट्स। और ये जो एडवाइजरी है ये प्राइवेट चैनल्स को इसलिए जारी की गई है ताकि वो कोई भी ऐसी एक्टिविटी को प्रमोट ना करें विच आर प्रोहिबिटेड बाय लॉ इन देयर एडवर्टीजमेंट। सो ASCI की जो गाइडलाइंस है एडवर्टीजमेंट के लिए, वो गाइडलाइंस क्या है कि कोई भी जो गेमिंग एडवर्टाइजमेंट है, जो भी गेमिंग विज्ञापन है, उसमें डिस्क्लेमर आना चाहिए कि भाई कोई भी जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है या फिर जो एडिक्टिवनेस ऑफ द गेम है, जो गेम की लत है या उससे रिलेटेड जो वित्तीय पहलू है उसका अस्वीकरण होना चाहिए। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट में कोई भी ऑनलाइन गेम को एज ए जो अल्टरनेटिव है इनकम जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट का वो नहीं दिखाना चाहिए। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं एक गेम का एडवर्टाइजमेंट आता है रमी, आपने सुना होगा रमी गेम। सो उसमें वो ऐसे ही प्रमोट करते हैं कि इससे आप पैसे कमा सकते हैं, यू कैन जनरेट इनकम। तो उस टाइप के एडवर्टाइजमेंट नहीं होने चाहिए फॉर ऑनलाइन गेम। एंड इट शुड नॉट ऑल्सो शो द पर्सन प्लेइंग गेम आर मोर सक्सेसफुल देन अदर्स। और ऐसा भी नहीं दिखाना चाहिए कि खेल रहे हैं व्यक्ति वो दूसरों की तुलना में अधिक सफल होते हैं। इसके अलावा डिस्क्लेमर जो है ये एडवर्टीजमेंट के कम से कम 20% की स्पेस को ऑक्यूपाई करना चाहिए। एडवर्टीजमेंट का जो 20% का हिस्सा है वहाँ पे वो डिस्क्लेमर दिखाई देना चाहिए। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया की हम बात करें ASCI की, ये 1985 में एज अ नॉन गवर्नमेंट बॉडी स्टैब्लिश हुआ था। ये एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, स्वयं नियामक निकाय है जो भारत में कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एडवर्टीजमेंट को रेगुलेट करता है। इसके अलावा ये जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑन एड सेल्फ रेगुलेशन है उसका ये एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर भी है, उसका पार्ट भी है। सो क्वेश्चन है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इशूड द एडवाइजरी टू प्राइवेट चैनल्स टू फॉलो ASCI गाइडलाइंस फॉर एडवर्टीजमेंट। निम्नलिखित में से किसने विज्ञापनों के लिए ASCI के दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए
निजी चैनलों को एडवाइजरी जारी की है। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एंड टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। नेक्स्ट इज अ सिटिंग जज ऑफ गुजरात हाई कोर्ट GR उधवानी, ही रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 59 ड्यू टू कोविड-19 के कारण GR उधवानी का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने अहमदाबाद सिटी सिविल कोर्ट की बेंच को ज्वाइन किया था 1997 में और 2003 में उनको एडिशनल जज अपॉइंट कर दिया गया था इन द स्पेशल कोर्ट। और इसके अलावा उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट में एज अ रजिस्ट्रार भी सर्व किया है। सो हाई कोर्ट के जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? सबसे पहले वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और उन्होंने कोई जुडिशियल ऑफिस हेल्ड किया हो 10 साल के लिए, या फिर वो हाई कोर्ट के एडवोकेट रहे हो 10 साल के लिए। और प्रेसिडेंट के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है आफ्टर कंसल्टेशन फ्रॉम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। इनका टेन्योर जो है वो 62 ईयर्स का होता है और एक जज को सिर्फ प्रेसिडेंट के ऑर्डर पर हटाया जा सकता है आफ्टर द मोशन इज पास्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। सो क्वेश्चन आपके लिए, रिसेंटली GR उधवानी हैज पास्ड अवे, ही वाज द सिटिंग जज ऑफ डैश। हाल ही में GR उधवानी का निधन हो गया, वह डैश के आसीन न्यायाधीश थे। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट एंड झारखंड हाई कोर्ट। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? The correct answer for this will be option C, that is Gujarat High Court. Next is government will set up an Ayush Export Promotion Council. हाल ही में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक साथ मिलकर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है वो आयुष एक्सपोर्ट के लिए बढ़ावा देने के लिए सेटअप करेंगे। एक निर्यात प्रोत्साहन परिषद का गठन किया जाएगा। Both ministry will work together for standardization, pricing and quality of Ayush products in order to boost Ayush exports. आयुष निर्यात को बढ़ावा देने के लिए दोनों मंत्रालय आयुष उत्पादों के मानकीकरण, मूल्य निर्धारण और गुणवत्ता के लिए मिलकर काम करेंगे। This decision was taken in a joint review meeting of Ayush Trade and Industry. निर्णय जो है आयुष व्यापार उद्योग की संयुक्त समीक्षा बैठक में लिया गया है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि आयुष सेक्टर को प्रमोट करने के लिए और ग्लोबल डिमांड जो आयुष प्रोडक्ट्स की उसको मीट करने के लिए इस तरह के काउंसिल के सेटअप होने की आवश्यकता है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है इट विल वर्क टुगेदर विद ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS के साथ ये मिलकर काम करेगा ताकि जो आयुष प्रोडक्ट्स हैं उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करने में हेल्प हो सके। आयुष की फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। ये एक मेडिकल सिस्टम है जो डेफिनेट मेडिकल फिलॉसफी पर आधारित है और ये मानता है कि स्वस्थ रहने का तरीका जो है उससे बेहतर जीवन जिया जा सकता है। और इंडिया जो है वो रिच हेरिटेज है इस मेडिकल सिस्टम का, तो क्यों ना इसको प्रमोट किया जाए। और पीयूष गोयल जो है वो करंट मिनिस्टर हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। आयुष मंत्रालय की हम बात करें तो जो भी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम है भारत में उसका रिसर्च और उसका प्रोपोगेशन के लिए जिम्मेदार है, उसके अनुसंधान और प्रसार के लिए। करंटली श्रीपद येसो नायक जो है वो आयुष मंत्री हैं। सो क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट आयुष? आयुष के बारे में कौन सा कथन सही है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विल सेट अप एन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर इंक्रीजिंग आयुष एक्सपोर्ट। आयुष मंत्रालय और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय आयुष निर्यात बढ़ाने के लिए निर्यात प्रोत्साहन परिषद का गठन करेंगे। आयुष स्टैंड्स फॉर आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। आयुष का मतलब है आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। श्रीपद येसो नायक जो है वो करंट आयुष मिनिस्टर हैं एंड ऑल ऑफ द अबव। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? So the correct answer for this will be option D, that is all of the above। सारी स्टेटमेंट जो है वो सही है। नेक्स्ट इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हम्पी स्टोन चैरियट के चारों तरफ बैरिकेड्स लगा दिए हैं क्योंकि लोग उस पर चढ़ चढ़कर अपने फोटोज लेते थे जिसकी वजह से वो खराब होने की उसकी संभावना है। तो उस मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए चारों तरफ उसके बैरिकेडिंग लगा दी गई है। और ये जो स्टोन चैरियट है ये विजय विठला टेम्पल जो है उसके सामने लोकेटेड है
और दिस इज लोकेटेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ हम्पी। ठीक है, ये जो हम्पी की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है उसमें ये लोकेटेड है। और ये कहाँ पर है? हम्पी स्टोन चैरियट, ये कर्नाटका में लोकेटेड है। ठीक है, हम्पी स्टोन चैरियट जो है ये भारत में जो फेमस स्टोन चैरियट्स हैं उनमें से एक है। ये गरुड़ भगवान को समर्पित है और ये विजयनगर के रूलर्स के टाइम पर ये बिलोंग करता है, 14 to 17 सेंचुरी के आसपास का है ये। इसके अलावा जो फेमस स्टोन चैरियट है, एक तो है कोणार्क ओडिशा में और दूसरा है महाबलीपुर तमिलनाडु में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दिस इज द स्टोन चैरियट ऑफ हम्पी और इसके चारों तरफ देखिए बैरिकेडिंग लगा दी गई है। एंड जो ग्रुप मॉन्यूमेंट्स है हम्पी में, दे आर लोकेटेड इन हम्पी कर्नाटका और उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है रिकॉग्नाइज किया गया था 1986 में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो पूरी लिस्ट है भारत में जितने भी हैं वो सभी आपको अवेलेबल है, वेबसाइट पर जाकर आप पढ़ सकते हैं, पूरा लिस्ट अवेलेबल है। आई विल ऑल्सो शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, हम्पी वॉज द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर, इट इज लोकेटेड बाय तुंगभद्र रिवर। तो हम्पी जो है ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी और ये तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इट इज नोन फॉर विरूपक्ष टेम्पल, यहाँ पे फेमस जो है टेम्पल्स भी लोकेटेड हैं, जैसे विरूपक्ष मंदिर, विठला मंदिर, कृष्ण मंदिर, हजरा रामा टेम्पल, लोटस महल एटसेट्रा। सो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, मान लीजिए आपसे पूछा जाए हजरा रामा टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है, या विठला टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है, विरूपक्ष टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है, इस तरह से पूछा जा सकता है। सो क्वेश्चन है आपके लिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज पुट अप बैरिकेड्स अराउंड हम्पी स्टोन चैरियट लोकेटेड इन डैश। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने डैश में स्थित हम्पी के पत्थर के रथ के चारों ओर बैरिकेड्स लगा दिए हैं। कर्नाटका, उड़ीसा, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? So the correct answer for this is option A, that is Karnataka. Next is Japan's Hayabusa 2 landed safely in Australia. तो जापान का जो Hayabusa 2 है इसने अपना 6 साल का मिशन कंप्लीट कर लिया है और सेफली जो है वो ऑस्ट्रेलिया में लैंड कर चुका है और साथ ही वो अपने साथ एस्टेरॉयड राइगू के सैंपल्स भी लेकर आया है। ये जो मिशन है Hayabusa 2 ये जापान की एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के द्वारा कंडक्ट किया गया ताकि सोलर सिस्टम जो हमारा सौर मंडल है और जो मॉलिक्यूल्स हैं पानी के जैसे उनके बारे में पता लगाया जा सके। स्पेसक्राफ्ट फॉर द मिशन वाज लॉन्च फ्रॉम जापान्स तनागाशिमा स्पेस सेंटर इन दिसंबर 2014। तो ये जो मिशन है 2014 में लॉन्च किया गया था और 6 साल के बाद ये वापस आ गया है और ये जो एस्टेरॉयड है राइगू उसके पास ये गया था, 4 साल में ये पहुंचा था वहां पर। इट रीच द एस्टेरॉयड राइगू इन जून 2018 और इसके बाद इसने वहां से सैंपल्स कलेक्ट किए और नवंबर 2019 में ये अर्थ के लिए वहां से चल दिया था। ऑन 6 दिसंबर इट लैंडेड इन वोमेरा रेस्ट्रिक्टेड एरिया नॉर्थ ऑफ एडिलेडी इन ऑस्ट्रेलिया। और हायाबुसा 2 से पहले हायाबुसा 1 मिशन लॉन्च किया गया था जापान के द्वारा मई 2003 में। तो हायाबुसा 1 जो था उसने एस्टेरॉयड इटोकावा को टच किया था और वहां से 2010 में ये सैंपल्स कलेक्ट करके लेकर आया था। हायाबुसा पहला स्पेसक्राफ्ट था दैट वाज प्लान टू लैंड एंड टेक ऑफ फ्रॉम एन एस्टेरॉयड। तो पहला वो अंतरिक्ष यान था जिसे क्षुद्र ग्रह पर उतरने और उड़ने के लिए प्लान किया गया था। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। हायाबुसा जो है ये जापान का जो है एक मिशन है जो एस्टेरॉयड के लिए था। हायाबुसा 1 जो गया था इसने इटोकावा पे गया था और जो दूसरा है वो रायगू पे गया था। सो क्वेश्चन है आपके लिए, जापान्स हायाबुसा 2 रिसेंटली लैंडेड सेफली इन ऑस्ट्रेलिया विद सैंपल्स ऑफ विच एस्टेरॉयड। जापान का हायाबुसा 2 हाल ही में किस क्षुद्र ग्रह के नमूने के साथ ऑस्ट्रेलिया में सुरक्षित रूप से उतरा है? इटोकावा, रायगू, बेनू एंड एटन। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज रुईगू। नेक्स्ट इज चाइना का जो चेंगी 5 प्रोब है इसने सैंपल्स कलेक्ट कर लिए हैं मून सरफेस से और ये डॉक कर लिया गया है ऑर्बिटर के साथ। ठीक है, ऑर्बिटर क्या होता है? जो स्पेसक्राफ्ट जो है किसी भी सेलेस्टियल बॉडी के चारों तरफ घूमता है उसको ऑर्बिटर कहते हैं।
तो ऑर्बिटर के साथ ये डॉक हो चुका है, उसके साथ जाके जुड़ चुका है और वहाँ पे उसने जो भी सैंपल्स कलेक्ट किए थे लूनर सरफेस से वो वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए हैं। और अब ये जो कार्गो कैप्सूल है ये ऑर्बिटर से सेपरेट हो चुका है और ऑर्बिटर अब वापस से पृथ्वी पर सैंपल्स कलेक्ट करके ला रहा है। तो चेंगे जो 5 प्रोब मिशन है, ये प्रोब जो पार्ट है ये चेंगे 5 मिशन का पार्ट है और ये जो चाइनीज मून गॉडेस है उसके नाम पर रखा गया है। दिस सैंपल्स विल हेल्प साइंटिस्ट टू नो अबाउट द ओरिजिन्स ऑफ मून एंड अबाउट द वोल्केनिक एक्टिविटी ऑन इट्स सरफेस। तो इन सैंपल्स के जरिए जो मून है वो कैसे उसकी उत्पत्ति हुई उसके बारे में जानकारी मिलेगी और साथ ही जो उसकी सतह है उस पर जो ज्वालामुखी गतिविधियां चलती रहती हैं उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। और अगर चाइना ये सैंपल्स लाने में सक्सेसफुल हो जाता है तो वह विश्व की तीसरी ऐसी कंट्री बन जाएगी, तीसरा देश बन जाएगा जो ऐसा कर पाया है, सैंपल्स को वापस ला पाया है। इससे पहले यूएस 1960 में ऐसा कर चुका था, 60 के दशक में, और सोवियत यूनियन 1970 के दशक में ऐसा कर चुका था। चेंगे 5 मिशन जो है ये लॉन्च हुआ था थ्रू लॉन्ग मार्च 5 लॉन्च व्हीकल इन नवंबर 2020 में इसको लॉन्च किया गया था और ये अर्थ पे वापस आ सकता है 16 दिसंबर 2020 को। सो क्वेश्चन है, चाइना विल बिकम डैश कंट्री टू ब्रिंग सैंपल्स फ्रॉम मून इफ इट सक्सीड्स इन ब्रिंगिंग सैंपल्स रिसेंटली कलेक्टेड बाय चेंगे 5 प्रोब। चीन चंद्रमा में से नमूने लाने वाला डैश देश बन जाएगा यदि वह हाल ही में चेंगे 5 प्रोब द्वारा एकत्र किए गए नमूने लाने में सफल रहा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड fourth. So the correct answer for this will be option C, that is third. Next is the construction work of Agra Metro project virtually inaugurated by PM मोदी। आगरा मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य का PM मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया है एंड इसमें 2 कॉरिडोर्स हैं जिनकी टोटल लेंथ 29.4 किलोमीटर्स है। ये 2 कॉरिडोर्स हैं, पहले तो 14 किलोमीटर का सिकंदरा से ताज ईस्ट गेट कॉरिडोर है और दूसरा 15.4 किलोमीटर का आगरा कैंट से कालंदी बिहार तक का कॉरिडोर है। इसमें पूरे 5 साल लगेंगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में और इसका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो 8,380 करोड़ के आसपास है। इस प्रोजेक्ट को उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा जॉइंटली ओन्ड है। आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट दिस वाज अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट इन फरवरी 2019। पिछले साल 2019 में इसको अप्रूव किया गया था और मार्च 2019 में इसको इनॉग्रेट किया गया था। आगरा सिटी इज लोकेटेड ऑन बैंक्स ऑफ यमुना रिवर। आगरा शहर जो है यमुना नदी पर स्थित है। तो कई बार इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि कोई शहर का नाम दे दिया और आपसे पूछा गया कि किस नदी पर लोकेटेड है। ये यूपी की 4th मोस्ट पॉपुलस सिटी है और जो 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो आगरा में लोकेटेड है। कौन कौन सी? ताजमहल, आगरा फोर्ट एंड फतेहपुर सीकरी। तो देखिए यहाँ पे फिर से जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट की बात हुई है, तो आप इसको जाकर वेबसाइट पे पढ़िए पूरा लिस्ट, भारत में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड है। रिसेंटली कीतम लेक, सुर सरोवर लेक भी जिसको कहा जाता है, जो आगरा में लोकेटेड है, इसको रमसार साइट लिस्ट में ऐड किया गया है। ठीक है, तो जितने भी वेटलैंड्स हैं जिनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है रमसार लिस्ट के अंतर्गत, सो उनमें से एक ये आगरा में लोकेटेड है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेट्रो प्रोजेक्ट वाज वर्चुअली इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी इन दिसंबर 2020। दिसंबर 2020 में पीएम मोदी ने निम्नलिखित में से किस मेट्रो परियोजना का उद्घाटन किया है? लखनऊ मेट्रो प्रोजेक्ट, आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट, कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट एंड वाराणसी मेट्रो प्रोजेक्ट। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, दैट इज आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो भी न्यूज़ है और रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सभी कवर कर लिए हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। रोजाना डेली करंट अफेयर्स को फॉलो करती रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है या कोई भी आपका सजेशन है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।